जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, आगे का टॉपिक है। इनमें अपन ने पहले हिमाचल प्रदेश और रोहतांग, शिपकिला और बारालाचला, उत्तराखंड में थागला, नीति और लिपुलेख और सिक्किम में नाथुला और जोलीपिया दर्रे के बारे में पढ़ा था अपन ने। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार का ये कार्य जो कर रहा है हिमाचल प्रदेश का, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके अंदर है कि रोहतांग दर्रा और कुल्लू को लाहौल और स्पीति जो ज़िले हैं उनसे जोड़ने का कार्य कर रहा है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से मतलब यहाँ तक अपन ने पढ़ा था कि रोहतांग, शिपकिला और बारालाचला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में है थागला, नीति और लिपुलेख दर्रा, और सिक्किम में नाथुला और जीपला दर्रे के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन बात करें हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के बारे में, कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद की अगर इसे जानते हैं, मध्य या लघु हिमालय के नाम से जिसको जाना गया वो है आपके मध्य व लघु हिमालय, जिनमें पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। पीर पंजाल है ये मध्य हिमालय की क्या है, सबसे लंबी श्रेणी है, और ये कश्मीर राज्य में फैली हुई है। कहाँ पर फैली हुई है ये? कश्मीर राज्य में फैली हुई है। धौलाधर श्रेणी में शिमला स्थित है, जो कि मध्य या लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर श्रेणी में शिमला स्थित है, जो कि मध्य या लघु हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय कह दो या लघु हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसमें पूछा जाता है कि धौलाधर श्रेणी है, शिमला में स्थित है, ये कौन से हिमालय के अंदर है? वृहद हिमालय के अंदर है, लघु हिमालय के अंदर है, शिवालिक हिमालय के अंदर, कौन से में है? तो लघु हिमालय आपको बताना है। इस श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल दो दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, दो दर्रे इसके अंदर स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए मार्ग जाता है। कहां से कहां तक जाता है ये? जम्मू कश्मीर घाटी के लिए ये मार्ग जाता है बनिहाल दर्रे से होकर के। जो पीर पंजाल और बनिहाल दो प्रकार के मतलब यहां पर दर्रे बताए हुए हैं। है चौथे नंबर का भाग बताया गया है कि उप हिमालय शिवालिक के बाह्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। बाह्य हिमालय भी इसको कहा जाता है कि भाई उप हिमालय का जो भाग है, या जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रेणी बताए गए हैं। इसकी औसत ऊंचाई है ये 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है। 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, और सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी के नाम से इसको बात करें अपन, तो यह पोतवार बेसिन के दक्षिण में से प्रारंभ होकर के पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है ये। और जम्मू में यह जम्मू की पहाड़ियां, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, इनकी पहाड़ियों के रूप में ये जाना जाता है। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच अनेक अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पश्चिमी एवं मध्य की बात अगर करें, मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, दून घाटियां मतलब, और द्वार अलग अलग रूप में इनको कहा जाता है। जैसे देहरादून और हरिद्वार के नाम से उसमें जाना जाता है। विशेष धातव्य बताया गया है कि उत्तर से दक्षिण में पर्वत श्रेणियों, पहाड़ियों का क्रम इस प्रकार से है, जिसमें पहला अगर बताएं तो काराकोरम है, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है पीर पंजाल, पांचवा है धौलाधर, और छठे नंबर का है शिवालिक। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये 6 पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक पर्वत श्रेणियां पूर्ण भी है। और इसके बाद में अगर बात करें अपन इसके, तो हिमालय का कुछ प्रादेशिक वर्गीकरण दिया गया है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण इसके अंदर किया गया है, जिन्हें प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है।
हिमालय को प्रादेशिक दृष्टि से अगर देखें तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें सिडनी बुर्रार्ड ने नदी घाटी द्वारा ये विभाजित क्षेत्रों के आधार पर इनका क्या है? वर्गीकरण किया गया है। विभाजित क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया इसमें, जिनमें इस प्रकार से जो है वो है पंजाब हिमालय का क्षेत्र है। कौन सा भाग है ये? पंजाब हिमालय वाला क्षेत्र है, पहला भाग है इसका। मतलब 4 भागों के अंदर इसको बांटा गया है, जिनमें पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर के पूर्व में सतलज नदी के बीच का 560 किलोमीटर लंबा क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल ये हिमालय प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मतलब सिंधु नदी घाटी से लेकर के सतलज नदी तक के बीच के क्षेत्र में, मतलब 560 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आता है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसमें काराकोरम है, लद्दाख है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर पर्वत श्रेणियां इसमें सम्मिलित है। यहाँ पर पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जुल, रोहतांग, बनिहाल ये प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पीर पंजाल है, जोजिला है, बुर्जिल है, रोहतांग है, बनिहाल है, यहाँ के प्रमुख हैं। तो आगे पश्चिम में सतलज नदी से लेकर के पूर्व में काली नदी, मतलब है सतलज नदी से लेकर के पूर्व में क्या है? काली नदी तक का जो क्षेत्र है ये भारत और नेपाल सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? कौन से देश की सीमा बनाती है? नेपाल की सीमा ये बनाने का कार्य कर रही है। इसके बाद में 320 किलोमीटर की लंबा क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। इसमें नंदा देवी 7,817 मीटर है, कामेत 7,756 मीटर है, त्रिशूल 7,140 है, बद्रीनाथ 7,138 है, कैलाश पर्वत 7,614 मीटर है, जैसी चोटियां हैं। एवं आगे अपने गंगोत्री यमुनोत्री का जो क्षेत्र है, केदारनाथ का जो क्षेत्र है, इसके प्रमुख तीर्थ स्थल बता रखे हैं। वैसे भाई गंगोत्री है, यमुनोत्री है, मतलब आपके तीर्थ स्थान है। पश्चिम में काली नदी से लेकर के पूर्व में तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर लंबा क्षेत्र, सबसे लंबा क्षैतिज विभाग इसके अंदर बताया है, जिसमें लगभग पूरे नेपाल के विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे जो पर्वत क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है आदि इसके अंतर्गत है। चौथे नंबर की अगर बात करें, चौथे नंबर का जो असम हिमालय है या पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, जिनमें पश्चिम में तीस्ता नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। असोम और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसको हिमालय के नाम से जाना जाता है, या पूर्वोत्तर हिमालय या असोम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें भूटान है और भारत के सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र इसके अंदर आता है, भूटान का क्षेत्र आता है, भारत का जो सिक्किम का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है, जिसको असम या पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। पढ़ें तो भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं वो किस प्रकार से हैं? जोजिला दर्रा है पहला, इसमें जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर है। रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नाथुला है ये सिक्किम के अंदर है। जो भारत से ल्हासा जाने का मार्ग भी है, यहाँ से भारत चीन व्यापार शुरू किया जाता है। कौन से मतलब नाथुले दर्रे से ल्हासा जाने का ये मार्ग भी प्रदान करता है और भारत और चीन के मध्य व्यापारिक गतिविधियों का कार्य भी करता है। इसके अलावा बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और पाकिस्तान के दर्रे प्रमुख रूप से गोमल, खैबर, बोलन, मकरान आदि महत्वपूर्ण भी है आपके। इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान है और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान की अगर बात करें पढ़ें तो ये काफी महत्वपूर्ण भी है। मतलब है इसके बारे में देखते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको कहते हैं या उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया का सबसे अधिक बसावट वाला अगर जो क्षेत्र की बात करें तो उनमें से एक है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान ये काफी महत्वपूर्ण भी है, जिनमें 3 नदियां हैं। 3 नदियों का विशेष रोल है। सिंधु है, गंगा है,
और ब्रह्मपुत्र नदी है। मतलब सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों तंत्र इसमें काफी महत्वपूर्ण एक मैदान का निर्माण करती है, जिसके कारण से एक विशाल मैदान का निर्माण होता है जहां पर देश की 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की, भारत की 40% जनसंख्या ये यहां निवास करती है। तो देखो इसमें यह हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से निर्मित मैदान है जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा व सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है ये 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई की अगर बात करें तो 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर है। ये मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। किस ओर फैला हुआ है? का जो क्षेत्र है मतलब उत्तर के विशाल मैदान को निम्नलिखित क्षैतिज प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला जो भाग है आपके पंजाब हरियाणा का मैदान है, दूसरा गंगा का मैदान है, जिसमें दूसरे के अंदर है ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा है, तीसरे नंबर का ब्रह्मपुत्र का मैदान है और चौथे नंबर का है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इस प्रकार से अपने 4 क्षेत्र हैं, जो 4 क्षेत्रों के अंदर काफी महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें उत्तर के विशाल मैदान को मतलब क्षैतिज प्रादेशिक विभागों में बांटा गया है, जिनमें पहला कौन सा है आपके पंजाब हरियाणा का मैदान है, गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टे के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसका विस्तार है, ये पंजाब हरियाणा के साथ दिल्ली तक है। मतलब इसका विस्तार है पंजाब व हरियाणा के साथ में कहां तक गया हुआ है? दिल्ली तक है। और यह मैदान यमुना व रावी नदी के बीच में स्थित है तथा मुख्य बांगर से निर्मित है। मुख्य बांगर का मतलब है जैसे 2 प्रदेश इसके अंदर आएंगे आपके, खादर प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, जिनमें बांगर प्रदेश का मतलब वह ऊपर उठा हुआ भूभाग जहां पर बाढ़ का पानी या नदियों का पानी नहीं पहुंच सके, बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, पुरानी, लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदियों के किनारे पाई जाने वाली बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की संकटी पट्टी को बेट कहा जाता है। मतलब संकटी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की संकटी जो पट्टी पाई जाती है, जिसको किस नाम से जानेंगे? बेट के नाम से इसको जाना जाता है। 2 नदियों के मध्यवर्ती भाग को दोआब कहा जाता है। मतलब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को या मध्य के क्षेत्र को किस नाम जानेंगे? दोआब के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान में निम्न दोआब स्थित है, जिनमें आपके सीचारे बाबी, एक सूत्र भी बनाया इसका, सीचारे बाबी, सीचारे बाबी बी मतलब है सिंधु सागर दोआब है, चाज दोआब है, रेचना दोआब है, बारी दोआब है और बिस्त दोआब है। मतलब अलग अलग नदियां हैं और नदियों के बीच के जो क्षेत्र है, दोआब के क्षेत्र है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो सिंधु नदी, झेलम नदी, उसके बीच के क्षेत्र को क्या है? सिंधु सागर दोआब या सिंधु सरोवर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो सी का मतलब है सिंधु सागर दोआब। अब चिनाब नदी और झेलम नदी है, उसके बीच के क्षेत्र को चेज दोआब के नाम से उसको जाना जाता है। फिर है रावी है और चिनाब नदी है, उसके बीच के क्षेत्र को रेचना या रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रेचना रे मतलब सीचारे, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं, आगे है आपके गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, सीचारे बाबी, मतलब बाबी का क्षेत्र और रह गया। लास्ट वाली जो नदियां थी इसके अंदर है सिंधु है, झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब और व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब 2 क्षेत्र और हैं इसके। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो आपके है वो है गंगा का मैदान का क्षेत्र है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान देखो किस प्रकार से है। इन मैदानों का विस्तार है पंजाब मैदानों के पूर्व में उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बंगाल तक है 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाया जाता है। इन मैदानों का निर्माण है गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा,
गंडक, कोसी आदि नदियों द्वारा हिमालय क्षेत्र से लाए गए अवसाद के रूप में जमा हुआ है ये क्षेत्र आता है। और प्रायद्वीपीय बाहर से निकल करके चंबल है, बेतवा है, सोन है, केन है आदि नदियां भी क्या हैं, गंगा नदी तंत्र में आकर के मिलती है। मतलब है इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद की जमाओं की भी इन मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन मैदानों का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में है। पश्चिम से पूर्व और दक्षिणी पूरी जो दिशा है उसके अंदर इसका जमाव पाया जाता है, देखने को मिलता है। इसके बाद की अगर स्थिति देखें तो इस विस्तृत मैदानी भाग को 3 उप विभागों के अंदर बांटा गया है, जिनमें पहला है आपके ऊपरी गंगा का मैदान है, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान है, तीसरा है निचली गंगा का। मतलब ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। 3 भागों के अंदर इसे तो सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है और इस मैदान की पूरी सीमा है ये 100 मीटर वाली सर्वोच्च रेखा के द्वारा बनाई जाती है। इसमें गंगा, रामगंगा, यमुना, शारदा, गोमती, घाघरा नदियों के द्वारा ये बनाई जाती है। ये ऊपरी गंगा का भाग हो गया। इसके बाद में आता है मध्य गंगा का मैदान है। इसका विस्तार है ऊपरी गंगा मैदान के पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में है। यहाँ पर घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो लास्ट है इसका, ये निचले गंगा का मैदान है। इसका विस्तार बिहार में पूर्णिया जिले की किशनगंज तहसील से पश्चिम बंगाल तक ये यहाँ पर है। तीसरे नंबर का जो भाग है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसे ब्रह्मपुत्र घाटी अथवा आसाम घाटी अथवा आसाम मैदान के यह हिमालय पर्वत है, मेघालय के पठार के बीच स्थित है और लंबा संकरा मैदान है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बीच माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब एक ब्रह्मपुत्र नदी पर एक काफी बड़ा एक नदीय द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। ये द्वीप भी इसके अंदर स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंदर स्थित बताया गया है। इसके बाद की अगर स्थिति देखें अपने तो काफी महत्वपूर्ण भी है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये आगे का जो भाग है नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। जिसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। यह अत्यंत समतल क्षेत्र था, समुद्र तल से बहुत कम ऊंचा है ये, ठीक है। इस क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है, अतः ये भाग दलदली भाग है। ये भाग कैसा है? दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद की अगर स्थिति देखें बड़े तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के बाद में काफी बड़ा एक क्षेत्र बताया गया। इसमें एक भाबर प्रदेश आता है। भाबर प्रदेश का मतलब है कोई पहाड़ी क्षेत्र से जब जल है, जैसे या कोई पर्वतीय क्षेत्र से अत्यधिक रूप में वर्षा के कारण से जल है ये नीचे उतरता है तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं और इसके अंदर है नदियां हैं ये लुप्त हो जाती है, क्योंकि इससे नीचे से होकर पानी आगे निकल पाता है। तो ये क्षेत्र है ये भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानेंगे इसको? भाबर प्रदेश के नाम से, भाबर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब यहां पर क्या है, नदियां लुप्त हो जाती है। लेकिन जब दूसरे नंबर की अगर बात करें इसमें तो दूसरे नंबर में तराई प्रदेश का जो क्षेत्र है, तराई प्रदेश के अंदर देखें तो भाबर की लुप्त जो नदियां हैं, भाबर प्रदेश में जो लुप्त हुई है नदियां, वो भूतल पर प्रकट हो जाती है, जिसको वापस क्या कहेंगे? तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मतलब दलदली क्षेत्र होता है, आर्द्रता युक्त क्षेत्र होता है, जिसको तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भाग दलदली है इसका, अधिकांश भाग कैसा है? दलदली क्षेत्र के अंदर है। अधिक दलदल है वह नमी के कारण सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक दलदली के कारण से, नमी के कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा सघन वन देखने को मिलते हैं। इसकी बारीकी कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। इसकी रचना हुई है वो बारीक कंकड़ पत्थर है, रेत है, चिकनी मिट्टी है, उनके कारण से इसकी रचना हुई है। इसके बाद की अगर स्थिति देखें इसमें कि तराई के दक्षिण में प्राचीन तलखट से निर्मित मेखला बांगर कहलाती है। तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित जो मेखला है ये बांगर कहलाती है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। सतलज मैदान व गंगा के ऊपरी मैदान में यह पाया जाता है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में विस्तार अधिक है इसका। चूना युक्त कंकरीली मृदा पाई जाती है जिसमें आर्द्रता कम पाई जाती है। खादर प्रदेश का जो क्षेत्र है आपके खादर प्रदेश, ये किस प्रकार से है? खादर का मतलब बांगर का प्रदेश।
दोनों चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। भाई खादर प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश क्या है। खादर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का पानी या बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाए। नवीनतम जलोढ़ मृदा का निर्माण जहाँ होता है उसको अपने खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसमें यह भाग प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है यहाँ पर। नवीन जलोढ़ क्षेत्र है, ये अधिक उपजाऊ मैदान है। पूरी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल में खादर की अधिकता पाई जाती है। नवीन कांप मृदा से निर्मित होने से यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है और भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। इसके बाद में आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, रेह या कल्लर। रेह या कल्लर आधा हो रहेगा, रेह या कल्लर के नाम से इसको जाना जाता है। देखो इसमें आपके पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक रूप में नहरी सिंचाई के कारण से किसी खेत में अगर पानी देते हैं तो वहाँ पर वो पानी मान लो नीचे धरातल के अंदर चला जाए या वाष्पीकृत हो जाए। इसके बाद में एक नमक की परत भूमि के ऊपर जमा हो जाती है जिसे रूह या कल्लर के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण से खेत अनुपजाऊ में बदल रहे हैं वर्तमान में। तो देखो इसमें बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उसमें कहीं कहीं भूमि पर नमकीन सफ़ेद परत जम जाती है जिसे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक ये मिलती है, देखने को मिलती है। एक समस्या है, मतलब इसके में काफ़ी भूड़ का क्षेत्र है। भूड़ मतलब बांगर प्रदेश में कुछ भागों में अपक्षय के कारण से, बांगर जो प्रदेश से ऊपर उठे हुए भाग हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी या नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर अपक्षय के कारण से ऊपर की मुलायम मृदा नष्ट हो जाती है, वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है, इसे भूड़ कहते हैं। मतलब कंकरीली मृदा ऊपर दिखाई देने लग जाती है, जिससे को किस नाम से जानेंगे, भूड़ के नाम से जाना जाता है। गंगा व रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अधिक मिलती है। गंगा और रामगंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर है भूड़ की। जो नेक्स्ट है डेल्टाई प्रदेश है। डेल्टाई भाग का मतलब आप जानते हो कि जब नदियाँ हैं वो जैसे मान लो आपके कोई नदी है यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल कर इस तरफ जा रही है और ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर है गिरने से पहले अनेक जल धाराओं में बह करके और फिर समुद्र के अंदर गिरेगी तो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करेगी। वो यहाँ पर त्रिभुज नुमा आकृति बनेगी उसकी, ठीक है, उसको ही क्या कहेंगे, डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मतलब जब नदी अपने मार्ग से होकर के गुजरती है तो कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि का समुद्र में गिरने से पहले निक्षेप करती है और त्रिभुज नुमा आकृति के अंदर ये क्या है, इसका निक्षेप करती है। नदी अनेक जल धाराओं में बह करके समुद्र में गिरती है, जिसको किस नाम जानेंगे, डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन का डेल्टा। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टे का निर्माण करती है, जिनमें सुंदरवन का डेल्टा है। इसका पुराना भाग है भारत में तथा नया भाग बांग्लादेश में है। पुराना भाग तो भारत के अंदर है और नया भाग है वो है बांग्लादेश के अंदर बताया गया है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये क्षेत्र, ये टॉपिक है, काफ़ी मतलब है पढ़ने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बता रखे हैं। जिनमें अपन बात करें भूड़ के बारे में बात कर लिया, ठीक है, के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अपने खादर प्रदेश का क्षेत्र है, खादर प्रदेश का क्षेत्र है, इसके बारे में मतलब है बांगर प्रदेश का क्षेत्र है या तराई प्रदेश का क्षेत्र है। तराई प्रदेश का क्षेत्र आता है। तराई प्रदेश में से पहले एक खादर प्रदेश मतलब है आपके मतलब है काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र है जो पर्वतों से निकलता है, भाबर प्रदेश है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ये अपन ने उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है।